हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि आरआरबी NTPC तथा रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होना है। तो गाइस, उसी के तर्ज पे मैं आज साइंस के टॉप 40 MCQs को लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो साइंस का जो एक पोर्शन है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है आरआरबी और रेलवे ग्रुप डी दोनों। तो गाइस, क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो रिपीटेड हो जाते हैं और उन्हीं प्रश्नों को बार बार पूछा जाता है। तो इसीलिए मैं टॉप 40 प्रश्न को यहाँ पे आज आपके सामने रखूंगा और आपको क्या है, ये पूरे प्रश्न को एकदम अच्छे तरह से पढ़ लेना है, ताकि आपके साइंस वाले पोर्शन से एक भी प्रश्न आपके छूट मत पाए। तो गाइस, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में बेल आइकॉन है, उसको प्रेस करना है, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका अपडेट आप तक पहुंच जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो गाइस, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, ये भी आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। तो अब हम लोग का पहला प्रश्न हो चुका है सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि नवजात शिशु में हड्डी की कितनी संख्या होती है। तो देखिए, जब शिशु जन्म लेता है उस दौरान शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं। फिर क्या होता है कि समय के साथ जब हड्डियां बड़ी होती हैं तो एक दूसरे से आपस में जुड़ती चली जाती हैं। तो एक दूसरे से आपस में जुड़ने के पश्चात, जब कुछ समय पश्चात 5 वर्ष के दौरान जो 300 हड्डियां रहती हैं वो कितनी हड्डियों में परिवर्तित हो जाती है, 206। तो आपको समझ में आ गया। जन्म के दौरान शिशु के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, फिर समय के साथ धीरे धीरे छोटी छोटी हड्डियां जुड़ती चली जाती हैं और फिर 5 साल की उम्र में जो हड्डियां कितनी रह जाती हैं, तो 206। तो हम लोग का सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। अब चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके आरआरबी और ग्रुप डी में, और पूछे जाते ही हैं। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 हड्डियां होती हैं। चलिए, हम लोग को क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर मिल गया। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो 8। चलिए फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं। देखिए, जो आपका शरीर है ना, ये इस तरफ, तो दोनों तरफ कितनी कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये इसको बोलते हैं पसलियां। यहाँ पे आप देखिए, आप छू के देखिए, आपको हड्डियां महसूस होंगी। तो दोनों तरफ, एक तरफ 12 एक तरफ 12, मतलब कितने जोड़े बोला है, तो कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। एक तरफ 12 एक तरफ 12, तो कुल कितनी हो गई, टोटल पसलियां होती हैं 24। अगर जोड़े की बात की जाए तो 12। तो आई होप आपको चीजें एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। हम लोग बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, नाखून की हड्डी, जबड़े की हड्डी, स्टेपिस, नाक। तो देखिए, जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कि कहाँ होती है, कान में पाई जाती है। कान में पाई जाने वाली हड्डी है, कान में पाई जाती है हड्डी स्टेपिस। और यदि पूछा जाए सबसे बड़ी हड्डी कौन सी, फीमर की। फीमर मतलब, फीमर को ही टांग बोलते हैं, मतलब जांघ की जो हड्डी होती है उसी को इंग्लिश में फीमर बोला जाता है। तो फीमर जो होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेपिस कहाँ पाई जाती है, कान में। चलिए छठवें नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। छठवां नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ये देखिए, मैंने अभी बताया मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रेलवे ग्रुप डी आरआरबी में हमेशा ही पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में भी ये सब सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। अब देखिए, सातवां प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुख में। तो देखिए, जो आपको पांव की जो हड्डी होती है ना, तो यहाँ पे देखिए, आप जिसको कटोरी बोलते हैं, आपके घुटने में एक देखिए कटोरी होती है, उसी को बोला जाता है टिबिया। तो ये कहाँ की हड्डी है, तो ये टांग की हड्डी है। तो आप समझ गए टिबिया किसे बोला जाता है। पहले तो ये समझिए कि जो आपके घुटने की जो एक छू के देखिए, आप गोल गोल ऐसे आपको महसूस होगा कटोरी टाइप से, उसी को बोला जाता है टिबिया। और ये कहाँ होती है, तो टांग में पाई जाती है। चलिए सातवें प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए, आठवां प्रश्न है हमारा, दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व। देखिए, दांत और हड्डी आपकी किससे मिलकर बनी होती है, तो जो बहुत सारे लोगों को ऐसा मतलब कि सोच रहे होंगे कि पोटेशियम व कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, तो नहीं, क्योंकि आप लोग कई जगह पे ऐसा पढ़े होंगे कि जो दांत और हड्डियां जो होती हैं
वो किससे मिलकर बनी होती है? तो कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? तो कैल्शियम व फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो देखिए, अब कई बार क्या होता है, कैविटी जब होती है हमारे दांतों में, मतलब हमारे दांतों में किसी भी प्रकार का यदि छेद हो जाता है तो उसमें जो मसाला भरा जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का ही मसाला भरा जाता है। तो आपको दो चीज समझ में आ गई कि जो हमारे दांत में जो मसाला भरा जाता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का होता है, और दूसरा आपको पता चल गया हमारा दांत और हड्डी किससे मिलकर बना होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये आपके आरआरबी, एसएससी और ग्रुप डी, ये तीनों में कई बार पूछा गया प्रश्न है, और पीसीएस में भी पूछा जाता है। आपके यूपीपीएससी और एमपीपीएससी में खासतौर से बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस टाइप की प्रश्न। तो देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? देखिए, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। अब 12 दांत ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं, और 20 दांत ऐसे होते हैं कि जो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, मतलब कि एक बार गिरते हैं और एक बार निकलते हैं। और 12 दांत ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन काल में एक बार निकलते हैं, मतलब एक बार निकलेंगे तो दोबारा गिरेंगे नहीं, अगर गिर गए तो दोबारा फिर निकलेंगे भी नहीं। तो मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं वो 2 बार निकलते हैं। अब कुल 32 होते हैं, दो बार निकलने वाले दांतों की संख्या 20 है, तो एक बार निकलने वाले दांतों की संख्या कितनी होगी? 12 ही होगी ना, वही मैंने बताया अभी। तो गाइस, 9वें प्रश्न का आंसर आपको मिल गया। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। देखिए, 10वां प्रश्न हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? देखिए, लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो होता है टाइलिन और दूसरा होता है लाइसोजाइम, और कई बार लाइसोसोम भी बोला जाता है, तो दोनों सही है। लाइसोजाइम और लाइसोसोम दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब ऑप्शन में देखिए आपके क्या क्या है। तो लार में रेनिन दिया है, टाइलिन दिया है, टेनिन दिया है, रेजिन दिया है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टाइलिन हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न हमारा, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? देखिए, टाइलिन में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, मुख वहां से मतलब कि हमारे लार में कितने एंजाइम पाए जाते हैं? 2, मैंने बताया टाइलिन और लाइसोजाइम। तो टाइलिन किसका पाचन करता है? स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। अब स्टार्च क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम क्या करता है कि हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस होता है, तो उसको क्या करता है? उसको नष्ट करने का काम करता है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? एक प्रकार से जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। और टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। तो मुखगुहा से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करती है। चलिए बढ़िया, 12 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो देखिए, हमारे शरीर में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है हमारे पेट में? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl भी इसे बोला जाता है। कई बार क्लियर ना लिख के आपको केमिकल फॉर्मूला दे देता है HCl, H2SO4, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब देखिए, HCl को कोई ना कोई सेल, मतलब कि कोशिका उत्पन्न करती होगी, तो कौन सी सेल उत्पन्न करती है? तो ऑक्सेंटिक सेल, OXYANTIC, ऑक्सेंटिक सेल। तो समझ में आ गया आपको कि मानव शरीर में, मानव पेट में कौन से अम्ल की उपस्थिति होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण होता है ऑक्सेंटिक सेल के माध्यम से, और ये ऑक्सेंटिक सेल हमारे अमाशय में पाई जाती है। देखिए, हर प्रश्न के पीछे आपको 3 से 4 चीजें आपको पता चलती जा रही हैं। और गाइज, एक बात आप ध्यान से नोट कर लीजिए, जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं अभी आपको आज के लेक्चर को पूरी याद आ जाएगी। जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूं आपको यही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में मिलने वाले हैं। तो गाइज, चलिए हम लोग 3rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 3rd प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहां सर्वाधिक होता है? तो देखिए, हमारा जो भोजन है वो कंप्लीट रूप से छोटी आंत में पूरी तरह से पाचन हो जाता है। अब छोटी आंत में पाचन हो जाता है तो जो भोजन का अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत से ही होता है। तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा भोजन का अवशोषण होता है।
अवशोषण कैसे होता है, तो देखिए छोटी छोटी क्या होती है, रुधिर वाहिनियां होती हैं, बहुत ही छोटी होती हैं, जिसे रसांकुर बोला जाता है, रसांकुर। इन रसांकुर के माध्यम से क्या होता है कि भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। तो चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न है हमारा कि पेप्सिन बदल देता है। मतलब देखिए पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि अमाशय से इसका स्त्रावण होता है पेप्सिन का। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइन में परिवर्तित कर देता है पेप्सिन। और पेप्सिन का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो पेप्सिन का जो निर्माण या बोलिए या स्त्रावण बोलिए, तो पेप्सिन का जो स्त्रावण हो रहा है वो अमाशय से हो रहा है। तो गाइज आपको दो तीन चीजें इस प्रश्न में पता चलेगी, पेप्सिन का स्त्रावण कहाँ होता है, तो पेप्सिन का जो स्त्रावण होता है वो अमाशय से होता है। और पेप्सिन का कार्य क्या है, तो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइन में परिवर्तित कर देता है। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए 15 नंबर प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदलता है। तो देखिए प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है अमीनो अम्ल। प्रोटीन का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है अमीनो अम्ल। अब वसा का, तो वसा का है फैटी एसिड, वसा का है फैटी एसिड। अब ग्लूकोज, अब ग्लूकोज किसका फाइनल प्रोडक्ट है, तो ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट है। तो यहां पे देखिए हर ऑप्शन का भी पता होना चाहिए। देखिए वसा का फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो फैटी एसिड। और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज स्वयं में एक क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ पे प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है अमीनो अम्ल, वसा का फाइनल प्रोडक्ट है फैटी एसिड, और कार्बोहाइड्रेट का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज। तो गाइस चलिए लोग बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। और चीजें आई होप आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो गाइस 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो देखिए पित्त का मतलब होता है पित्तरस, पित्तरस की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए हमारे यकृत में, हमारे यकृत मतलब लीवर में, यकृत का मतलब होता है लीवर। तो देखिए हमारे यकृत में एक ग्रंथि होती है पित्ताशय जिसे बोलते हैं, एक पित्ताशय है ना, यकृत से लगी हुई होती है ऐसे, और यहाँ पे होती है एक पित्ताशय की थैली होती है। तो वहीं से क्या होता है कि पित्त रस का निर्माण होता है। तो गाइस समझ में आ गया आपको। देखिए हर एक प्रश्न का मैं आपको डिटेल और उसके पीछे का पूरा सेगमेंट आपको बताते चल रहा हूं। तो गाइस आई होप आपको चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो रही होंगी। तो आपको इसमें समझ में आ गया कि पित्त रस का जो निर्माण है, मतलब कि उसकी उत्पत्ति है वो कहां से हो रही है, तो यकृत से हो रही है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए पेस मेकर का संबंध किससे है। देखिए गाइस यदि आप लोग हार्ट का चैप्टर पढ़े होंगे या फिर हार्ट के बारे में कुछ आपको नॉलेज होगा तो आपको पेस मेकर समझ गए होंगे। तो देखिए जो हमारी हार्ट की जो फिनोमेना होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये आपका रेक्टम होता है, और यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 वॉल्व होते हैं, यहाँ पे होता है 2 वॉल्व होता है, यहाँ पे 3 वॉल्व होते हैं, है ना। तो गाइज यहाँ पे एक होता है पेस मेकर, पेस मेकर होता है जो कि इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करता है, तभी आपका जो हृदय है वो एक निश्चित दर पे धड़क पाता है। तो गाइस यहाँ पे पेस मेकर का अर्थ समझ गए होंगे आप। पेस मेकर का संबंध किससे है, तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। अब इसकी स्थिति कहाँ पे देखिए, पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है, ये चौथा कक्ष है। ऊपर वाले दोनों कक्ष को आलिंद बोलते हैं, नीचे वाले दोनों कक्ष को निलय बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको हार्ट के बारे में मैंने 2-3 चीजें बता दी आपको कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। धमनी, देखिए जो मैंने अभी हृदय बताया, एक बार फिर से आपको डायग्राम बता देता हूँ। ये आपका होता है, ये होता है सेप्टम होता है, सेप्टम होता है, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ये पहला कक्ष, ये दूसरा कक्ष, ये तीसरा कक्ष, और यहाँ पे चौथा कक्ष होता है। सॉरी ऊपर वाला तीसरा है, नीचे वाला चौथा है। तो गाइज यहाँ से एक धमनी जाती है, इसको फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ये आपके लंग्स में जाती है, और लंग्स में जाने के बाद यहाँ का जो ब्लड आता है हृदय में, हृदय में आने के बाद ये कहाँ जाता है, तो धमनियों के माध्यम से जाता है हमारे लंग्स में। वहां पे जाके क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है। तो जो ये वाली नली होती है, ये धमनी जो ये धमनी है, इस धमनी में जो प्रेशर डेवलप होता है, तो इसी से हम लोग क्या है ब्लड प्रेशर का
मेजरमेंट करते हैं। तो गाइज आपको पता चल गया, मैंने ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट के जो फिनोमेना है वो मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस कर दिया। तो गाइज आपको क्या है, चीजें क्या है, अब क्या है, याद भी होती चली जा रही होंगी। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शरीर में रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, गलत है। अब देखिए जो आपका राइट आंसर है मैं बता देता हूं आपको, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। देखिए जो हमारे शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो किसके माध्यम से होता है? तो किडनी के माध्यम से होता है। चलिए बढ़िए 20 नंबर प्रश्न की ओर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आंसर मिल गया आपको। मानव शरीर में शुद्धिकरण, शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। अब देखिए 21 नंबर प्रश्न, देखिए 21 नंबर प्रश्न है हमारा कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो देखिए ब्लड का लाल रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन ही लाल रक्त मतलब कि रक्त के लाल होने के लिए उत्तरदायी होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न है हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य। देखिए जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है वह है ऑक्सीजन का परिवहन। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड O2 एंड CO2 दोनों का परिवहन करता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन भी सही है। अब यहाँ पे यदि देता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, तो दोनों सही हो जाता। तो समझ में आ गया हीमोग्लोबिन के कारण O2 और CO2 का परिवहन। 23 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो देखिए हमारे शरीर में यकृत में हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। वही क्या होता है कि उत्तरदायी होता है हमारे शरीर में रक्त का थक्का ना जमने के लिए। तो गाइस यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आया कि मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति कारण नहीं जमता? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण जो है, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता हमारे शरीर में। अब हिपैरिन नामक प्रोटीन का तो निर्माण भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा, तो कहाँ होता है? यकृत में। ये सब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, एक ही चीज को बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो गाइस चलिए हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न हमारा कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो देखिए मानव शरीर में देखिए हर एक बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी का निर्माण होना आवश्यक है। वो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो ये लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट। और ये लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है? तो WBC में, है ना। लिम्फोसाइट कहाँ पाई जाती है? तो WBC में। WBC क्या है? हमारी ब्लड सेल है, रक्त कोशिकाएं हैं WBC। तो समझ में आ गया आपको एंटीबॉडी के निर्माण के लिए कौन उत्तरदायी होता है? लिम्फोसाइट। 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर प्रश्न है लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ उत्पन्न होती है? तो देखिए RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अब अस्थि मज्जा क्या है तो वो भी देख लीजिए। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। देखिए ये हमारा बोन है, हमारे बोन के बीच में क्या होता है? खोखला हिस्सा होता है, वहां पे रेशेदार संरचना पाई जाती है। तो जो हमारा बोन का जो टॉप वाला हिस्सा होता है और बॉटम वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं RBM, रेड बोन मैरो। यहाँ पे RBC का निर्माण होता है और बीच वाला जो हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं YBM, पीत अस्थि मज्जा, है ना, येलो बोन मैरो। तो यहाँ पे होता है YBM मतलब WBC का निर्माण होता है यहाँ पे, और टॉप और बॉटम पे किसका निर्माण होता है? तो RBC का। तो RBC का निर्माण कहाँ पे हो रहा है? तो अस्थि मज्जा में हो रहा है। तो गाइस चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वगाही है? मतलब ऐसा कौन सा ब्लड है जो सभी ब्लड ग्रुप को अपने अंदर ले सकता है? तो कौन सा है? वो AB है। AB ब्लड ग्रुप क्या होता है? सभी मतलब उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उसको दान दे सकता है। A हो चाहे O हो चाहे AB हो, चाहे A पॉजिटिव हो चाहे B निगेटिव हो चाहे AB पॉजिटिव हो, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सभी को AB ले लेता है। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। तो गाइस बढ़िए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़िए। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की सबसे क्रियात्मक इकाई कौन सी है? तो न्यूरॉन। न्यूरॉन
क्या है, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, पीसीएस, यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है ये। अब है प्रश्न नंबर 29। देखिए नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो नेफ्रॉन जो है वो किडनी से संबंधित है। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है, किडनी की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। तो आपको समझ में आ गया नेफ्रॉन किससे संबंधित है, तो किडनी से संबंधित है। तो गाइस 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर प्रश्न हमारा, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। तो देखिए निषेचन की जो क्रिया होती है ना वो अंडवाहिनियों में होती है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ लीजिए कि ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में रखा हुआ ही प्रश्न है, ऐसा समझिए आप। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनियों में होती है। अब बढ़िए 31 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए 31 प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथ को पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। और इसका मैं बता दूं आपको, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि का जो साइज होता है मटर के दाने के समान होता है। मटर का दाना आप लोग देखे होंगे, उतनी छोटी ग्रंथि होती है और ये पूरे शरीर पे नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। तो देखिए जो भी शिशु गर्भ में होता है, गर्भावस्था में होता है, तो उस समय उसका लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता के गुणसूत्र पे निर्भर करता है। इसमें माता का कोई रोल नहीं होता। लिंग के निर्धारण के समय किसका गुणसूत्र निर्भर करता है, तो पिता का। चलिए 33 नंबर प्रश्न देखिए, 33 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मैंने अभी बताया पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अभी पीयूष ग्रंथि को और क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, है ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ना, अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा सेल, अग्नाशय ग्रंथि में अल्फा सेल के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण होता है। ये भी पूछ सकता है कौन से सेल के माध्यम से होती है, अभी तो ग्रंथि पूछा ना, अग्नाशय। अग्नाशय में अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा नहीं बीटा, यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो देखिए कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के निस्तारण में उत्तरदायी होती है, तो अग्नाशय। अब अग्नाशय में 3 सेल पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा। तो जो इंसुलिन का स्त्रावण करती है वो कौन सी सेल करती है, तो बीटा सेल करती है। ठीक है, मैंने अभी 1 सेकंड पहले अल्फा बोला था लेकिन वो बाय मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आप ये समझिए कि इंसुलिन का जो निस्तारण करती है वो अग्नाशय होता है, अग्नाशय ग्रंथि करती है। और अग्नाशय ग्रंथि में 3 सेल पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा, तो बीटा सेल करती है। चलिए 35 नंबर देखिए, 35 नंबर है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है। किस अंग के द्वारा किया जाता है, तो आइरिस। अब देखिए आइरिस कौन सा भाग है, ये आपकी आंख है ना। और आंख के बीच में ये देखिए काला काला जो हिस्सा है, ये जब आपके आंख में जब प्रकाश पड़ता है ना, तो ये यही सेल क्या होती है, फैल जाती है। और जब प्रकाश कम होता है तो ये सिकुड़ जाती हैं। तो जो प्रकाश का जो नियंत्रण करती है तो यही करती है। आपके आंख में देखिएगा बीच में एक हिस्सा होता है काला काला, तो इसी को बोलते हैं आइरिस, और यही आपके प्रकाश के नियंत्रण का काम करती है। तो गाइस चलिए हम 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है। तो देखिए त्वचा का जो रंग होता है ना, उसके लिए मेलानिन नामक एक प्रोटीन है, वो उत्तरदायी होता है। कौन, मेलानिन। चलिए बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे जो बड़ा अंग है वह है त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है। चलिए 38 नंबर प्रश्न की ओर देखिए। 38 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा, लाइसोसोम। मनुष्य जब भी आदमी रोता है तो उसके आंखों में एक एंजाइम पाया जाता है, उससे एंजाइम निकलता है। तो कौन सा एंजाइम होता है, वो लाइसोजाइम। हमारे आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम या लाइसोसोम भी बोलते हैं उसे। तो गाइस आपको पता चल गया आंखों में कौन से, मतलब कि आंसू में कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोसोम। 39 देखिए प्रश्न,
39 प्रश्न है हमारा, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस भाग पे बनता है? रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। और जब आंख दान की जाती है तो उस समय कार्निया वाला भाग क्या है? ध्यान दिया जाता है। तो किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पे। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि जब आंख का ऑपरेशन होता है, जब आंख दान दिया जाता है तो उस समय आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो कार्निया वाला जो हिस्सा है ना वो दान दिया जाता है, पूरी की पूरी आंख दान नहीं की जाती। तो गाइज ये हम लोग का 39। अभी हम लोग का 40 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है। दो युग्म है ना, यहाँ पे युग्म लिख लीजिए, दो युग्म है ना, दो युग्म के संयोजन को कहते हैं। दो युग्म के संयोजन को क्या बोलते हैं? निषेचन की प्रक्रिया बोलते हैं, निषेचन। तो गाइज ये रहा हम लोग का टॉप 40 प्रश्न। अब गाइज टॉप 40 प्रश्न में साइंस के यहाँ से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइंस मतलब जीव विज्ञान। अभी मैं फिजिक्स के भी प्रश्न टॉप 50 प्रश्न लेके आऊंगा। आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा आपका फिजिक्स का होगा, वहां से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस मतलब जीव विज्ञान और भौतिकी और रसायन, ये आपका पूरा साइंस वाला सिलेबस होता है। तो गाइस जीव विज्ञान में जो भी मैंने आज टॉप 40 प्रश्न कराए, आप ये समझ लीजिए इसके बाहर से प्रश्न नहीं होगा। तो गाइस आप इसको पढ़िए आराम से, 40 प्रश्न है, ध्यान से देखिए। आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आपको एमसीक्यूज को सॉल्व कराया है। तो गाइज आपको क्या करना है? गाइज आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसका अपडेट आप तक मिलता रहे। तो गाइज ये हम लोग आज का वीडियो। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।